हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और अगर आपके पर्सपेक्टिव में इस चैनल पे होने वाली बातचीत से कुछ ऐड होता है तो कंसीडर करो सब्सक्राइब करना, लाइक करो, और कोई फीडबैक है तो कमेंट में बता सकते हो। आज मैंने देखा है क्वेश्चन जो किसी ने अभिजीत चावड़ा जी से पूछा है कि व्हाट इज़ वोक कल्चर, जो कि फॉर सम रीज़न मुझे कॉमेडी लगता है। और मैंने सोचा कि देखते हैं अभिजीत चावड़ा जी का उसके बारे में क्या जवाब है। जस्ट अगर इसके बेसिक चीज़ को समझा जाए कि किसी को लाइक राइट स्पीक या काइंड ऑफ करेक्ट स्पीक अगर 1984 के रेफरेंस से समझा जाए तो उस चीज़ से मुझे उसके इस एस्पेक्ट से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकली करेक्ट बना जा रहा है ताकि किसी दूसरे की भावना आहत ना हो। उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इसके इस एस्पेक्ट से प्रॉब्लम है कि ये सच को दबा देता है। सच की प्रॉब्लम ये है कि सच, लोग कहते हैं सच ज़्यादातर कड़वा होता है। मुझे लगता है कि शायद सच हमेशा ही कड़वा होता है, और किसी ना किसी के लिए। जब मैं कह रहा हूँ हमेशा ही कड़वा होता है तो किसी ना किसी के लिए, क्योंकि दुनिया की शायद कोई ऐसी बात नहीं है जो अगर आप करो और उस पर पूरी दुनिया अग्री हो जाए। यूट्यूब पे का से अगर उसका एग्जांपल दिया जाए, कई बार मैं ऐसा सोचता हूँ कि कुछ वीडियोज़ ऐसी होती हैं जो कि जिसको कि कौन डिसलाइक करेगा, ये अपने आप में एक मिस्ट्री होती है। बट उस वीडियो पे भी डिसलाइक के बटन्स डिसलाइक हो रखे होते हैं। एनीवे, तो इसलिए हर चीज़, हर लोग, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिस पे हर लोग अग्री हो सके, हर कोई अग्री हो सके। तो इसलिए कुछ ना कुछ लोगों का तो दिल तो दुखेगा ही हर बात से, चाहे वो कितनी भी सही बात हो। और जब आप पीसी बनने की कोशिश करते हो, हर किसी को मनाने की कोशिश करते हो, तो उस चक्कर में होता है जो सच चीज़ है, जो हक चीज़ है, वो दब जाती है कई बार। और वो मेरी प्रॉब्लम है वो कल्चर से या पीसी कल्चर से। बट एनीवे, मेरा बहुत लंबा हो गया। अभिजीत चावड़ा जी का जवाब सुनते हैं। Is woke culture really a thing to consider, or is it something we can ignore? Good question. Woke culture is taking over the United States right now and much of the Western world. So, what is woke culture? Woke culture is something that has emerged in the vacuum left behind after the fall of Christianity. So, in the past, in the 1980s, when the Pope would visit any country in Europe or in the West, there would be hundreds of thousands of people lining the streets waiting to catch a glimpse of the Pope. अभी भी ये हाल है बहुत सारी Today, कंट्रीज when में। the Pope visits some place, there's nobody on the streets. So that gives you an indication of the decline of Christianity and the way people are rejecting Christianity in the West, because now people are becoming aware of the true history of Christianity, that it has played a very major political role. In Europe, it has been the real center of power, and it has, well, you can read up the history of the popes. ओके, बहुत इंटरेस्टिंग इन्होंने मुद्दा उठाया, और मेरा आगे भी उस पर सुनने का मन है। बट यहाँ पे जस्ट एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन देना ज़रूरी है। पोप की फॉलोइंग कम होने से डायरेक्टली क्रिश्चियनिटी के नीचे जाने का पता नहीं चलता, पार्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी के नीचे जाने का पता चलता है। बेसिकली क्रिश्चियनिटी के 3 मेजर सेक्ट्स हैं, कैथोलिसिज्म, प्रोटेस्टेंटिज्म और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी। पोप को सिर्फ उनमें से एक सेक्ट, कैथोलिसिज्म, ही एडमायर करता है, या लाइक एक सम्मान की भावना से देखता है। आई थिंक सम्मान की भावना से तो हर कोई ही देखता होगा, चाहे वो नॉन क्रिश्चियन भी हो। लेकिन लाइक जिनके लिए उन पोप की लाइक रियल वैल्यू है वो बेसिकली कैथोलिक्स होते हैं। कैथोलिकास जो लैटिन अमेरिका में या इंडिया में, सदर्न इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा है, केरला में फॉर एग्जांपल। तो बस ये मैं मेंशन करना चाहता था। और हाँ, ओवरऑल क्रिश्चियनिटी नीचे, आई मीन, ओके, लेट मी टेक बैक अ स्टेप। शायद ओवरऑल नीचे नहीं जा रही, क्योंकि कुछ रिसर्चेस अगर आप पढ़ोगे चाइना वगैरह के बारे में, लैटिन अमेरिका वगैरह के बारे में, तो बहुत तेज़ी से चाइना में फॉर एग्जांपल सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ रिलीजन क्रिश्चियनिटी है। बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और जनरली ईस्ट एशिया में। तो जहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में शायद वो थोड़ा धीरे धीरे स्लोली नीचे जा भी रहा है, कल्चरली वो फिर भी नीचे नहीं गया है। क्रिसमस उतनी ही धूमधाम से हम आज भी, और थैंक्स गिविंग और दूसरी चीज़ें, ईस्टर, उतनी धूमधाम से मनाया जाता है। इवन दो कि
जो क्रिश्चियनिटी का जो रिलीजियस एस्पेक्ट है वो शायद नीचे जा रहा है, जो डॉगमेटिक एस्पेक्ट है वो नीचे जा रहा है, लेकिन जो उसका कल्चरल एस्पेक्ट है वो अभी भी स्टिल इंटैक्ट है. to understand the real role of Christianity. So Europe and the West. बट अगेन आई थिंक जो क्रिश्चियनिटी ये मोरालिटी की बात कर रहे हैं ना, कि जो क्रिश्चियनिटी की मोरालिटी रिड्यूस हो रही है, तो एक ये वोक मोरालिटी या फिर वोक कल्चर अपनी जगह उस वैक्यूम में बना रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. मैंने इस तरह से इसे नहीं सोचा था पहले कभी. Have woken up to this. They are leaving Christianity in en masse. Now the thing is that Christianity has been the moral foundation of the West for about 1,000 years, of if not more. So every person needs a moral foundation in their life, a set of moral principles to live by, because it is very difficult to think on your own about what is right, what is wrong. It's people, thinking is hard work. People don't like to think. They like to be told what to do. That's why they look up to leaders, and they need moral principles, something that is already ready made for them, that they. ओके, इनकी मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि लोग खुद के लिए खुद से नहीं सोचना चाहते, वो चाहते हैं कि कहीं से इंस्ट्रक्शन मिल जाए, क्योंकि जनरली हमारी सोच जो होती है वो बहुत ही शॉर्टकट में दिमाग हमारा काम सोचना नहीं चाहता होता. बेसिकली दिमाग, जैसे लोग आलसी होते हैं और काम नहीं करना चाह रहे होते हैं, वैसे ही हमारा दिमाग भी आलसी होता है, और जो उसका काम है सोचना वो हम नहीं करना चाह रहे होते. तो इसलिए हमारे लिए ऑफकोर्स ईजी होता है शॉर्टकट मारना, और हमारे कोई ऑलरेडी मेड अप सेट ऑफ प्रिंसिपल्स दे दे तो हम उस पर काम कर लेंगे. बट इस चीज़ से यहाँ पे थोड़ा सा मेरा इख्तलाफ है कि, या मैं एग्री नहीं करता इस बात से कि मोरालिटी जो है वो रिलीजन से आती है. मोरालिटी रिलीजन से नहीं आती. मोरल हम इंस्टिंक्टिवली ही होते हैं, इसलिए नहीं कि किसी रिलीजन ने कहा है तो हम किसी को लाइक ब्लेड नहीं मार देते या फिर किसी को पीटना नहीं शुरू कर देते. जब हमें पीटना होता है तो हम पीटते भी हैं इन स्पाइट ऑफ अस बीइंग रिलीजियस, और जब हमें किसी पे दया आ रही होती तो हमें आ ही रही होती है इन स्पाइट ऑफ किसी का कोई भी रिलीजन हो. वही जो दर्द की भावना है वो हर किसी में आपको देखने को मिल जाएगी, चाहे कोई बंदा किसी भी रिलीजन से पीछे से कनेक्शन उसका हो. उन्हीं चीज़ों पे हर किसी को रोना आ जाता है, उन्हीं चीज़ों पे हर किसी को हंसी आ जाती है. तो मोरालिटी बेसिकली इंस्टिंक्टिव होती है, ना कि रिलीजन से डिराइव्ड. They can follow, and because they are now realizing what Christianity truly is, and because they are leaving Christianity so much in so many numbers, they are left without a moral compass. So they are left without a rule book that will guide them in life. And the leftists have jumped into this vacuum by giving them this woke ideology. So woke ideology is about the moral high ground. It's about doing the right thing, etc. But the right thing is very distorted when it comes to woke culture. It is all about identity politics. It's all about empowering a certain political ideology, and that ideology actually is Marxism. It is cultural Marxism, which takes a myriad number of forms. It has a lot of different manifestations, and woke culture is the latest manifestation of cultural Marxism. It's all about dividing a society among various identities and creating this conflict between the identities, and it's all about taking the moral high ground, that my ideology is morally superior to yours, and therefore I can hate you, and you need to be marginalized and cancelled and all that. And that is unfortunately now being exported to India. Okay, मुझे इनका ना ये बहुत एक्सप्लेनेशन बहुत सही लगा. बेसिकली आप लोगों को बांट देते हो उनकी आइडेंटिटी के बेस पे, आइडेंटिटी ग्रुप्स में, और फिर आपको उनको दे देते हो एक हायरार्की कि ये सबसे अच्छा और नाइस बिहेवियर डिज़र्व करते हैं और सारी चीज़ें डिज़र्व करते हैं, और ये जो सबसे नीचे हैं ये डिज़र्व करते हैं टू बी हेट, दे डिज़र्व टू बी हेटेड एंड दे डिज़र्व टू बी कैंसल्ड. ठीक है, आप एक हायरार्की दे देते हो. और यस, ये आता सबका सब मार्क्सिज्म से ही है, क्योंकि ये ओरिजिनल मार्क्सिज्म की ही थ्योरीज थी कि प्रोलेटारिएट जो है वो उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और वो बस चढ़ जाए जो बुर्जुआजी है उस पर, जस्ट बिकॉज की बुर्जुआजी के पास पैसा है, क्योंकि वो डेफिनेटली क्योंकि उनके पास पैसा है तो वो लूट के ही बनाया गया होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ब्ला ब्ला ब्ला. तो यस, मुझे इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दी वो बहुत ही सिंपल है, शायद लोगों को समझने में ईजी होगी. So all these misguided students who study in all these various universities, JNU
and various other universities, especially in the humanities departments, they are all. एक और है बंगाल में जादवपुर यूनिवर्सिटी के नाम से, वो उसमें से भी काफ़ी अजीब किस्म के इंसिडेंट सुनने में आते रहते हैं. Exposed to this new woke religion by these professors who are all Marxist professors, who all follow the Marxist ideology. They're all ideologues. They're all overground workers of the communist cause, these professors. India has allowed them to take over the academic system, especially the humanities, and that's why this is now being exported to India. And they are again dividing India in various classes. It's all about destroying Hinduism. So you don't say Hinduism, you say Brahmanism in order to attack Hinduism, because the Brahmin class was basically the people who had the knowledge, who were in charge of preserving India's knowledge. So that is being attacked so that India's knowledge disappears, and therefore you can undermine the foundations of Hinduism and India's ancient culture. And then they create this class divide between Dalits and various other people, etc. Even this term Dalit is a very new term. It's all thanks to Mr. Gandhi, and later it was taken up by the Marxists. So this woke ideology, this woke culture is now being exported into India. It is becoming a nuisance. So that's where we are. We need to take it very seriously. We cannot ignore it. And the way to tackle it properly is to reform the academic system. Basically, what do I say? The academic system needs to be decontaminated of its Marxist leanings, which is throughout it. Even the IITs are full of these humanities departments, which I've spoken about earlier. So it's all about basically decontaminating and reforming India's academic system. Until that is done, it's going to become a bigger and bigger problem in India, this woke culture. ओके, जैसे अगर मैंने जैसा देखा वैसा ही हर किसी ने देखा है, तो मुझे लगा कि लास्ट में थोड़ा इनको कहने में कुछ झिझक हो रही थी जो ये कहना चाहते थे, और ये पूरा प्रॉपरली खुल के नहीं कह पाए. जो डिकंटामिनेशन से अगर इनका ये मतलब है कि हर किसी को राउंड अप करके फायर कर दिया जाए, और तो वो आई गेस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा कि अगर आप हर किसी को सडनली फायर कर दो राउंड अप करके, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि ऑलरेडी ही प्रोफेसोरियल स्टाफ या फिर कॉलेज स्टाफ इनफ अवेलेबल है. इंडिया की उस कैटेगरी की जॉब है जिसमें कि ऑलरेडी खाली पोजीशंस पड़ी रहती हैं. टीचर और कॉलेज प्रोफेसर्स, ये दे आर हार्ड टू कम बाय, स्पेशली साइंसेस और स्टेम जिसे कहते हैं, इंजीनियरिंग वगैरह से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके टीचर. पर हाँ, कोर्स मटेरियल में ऑल्टरेशन किया जा सकता है, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जा सकते हैं, इस बात से लोगों को अवेयर बनाया जा सकता है कि मार्क्सिज्म क्या है और उसके कीड़े किधर हैं, और एक्चुअल में कौन सी थ्योरीज परफेक्ट नहीं बट मोस्ट सक्सेसफुल रही हैं ह्यूमन कल्चर, ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन इकोनॉमिक्स, ह्यूमन कंडीशन को अपलिफ्ट करने में. ट्रूथ को खोल के दिखा दो और हर किसी को उसका खुद का फैसला करने दो. मुझे लगता है इंसान समझदार इनफ है. होते हैं 2-4% कीड़े भी होते हैं जिनके दिमाग में दिक्कत होती है, जिनके दिमाग में कीड़े होते हैं, लेकिन वो हम सब एक, जिसे कहते हैं, अगर आपने द डार्क नाइट देखी होगी, जो जोकर वाली ओरिजिनल हीथ लेजर वाली मूवी है बैटमैन की, ह्यूमन के बेसिक इंस्टिंक्टिव जिसे कहते हैं वॉलंटेरिज्म और डूइंग द राइट थिंग वाला जो हमारा जो इंटरनल इंस्टिंक्ट होता है ना, उसको अपील किया गया उस मूवी में, और उसके ऊपर भरोसा दिखाया गया कि खुद की जान पे दाव लगा के भी एंड ऑफ द डे बटन नहीं दबाया उन्होंने एंड में. और जब जोकर कहता है कि यू कैन ट्रस्ट देम फॉर एनीथिंग, यू हैव टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ, जब एंड में वो नहीं उड़ाते. जिन्होंने मूवी नहीं देखी होगी उनको नहीं समझ आएगा, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ कि इंसान इंस्टिंक्टिवली, इंसान मेजॉरिटी हम लोग अच्छे इंसान है. यही रीज़न है कि हम लोग सर्वाइव कर पाए, इतनी दूर तक आ पाए. तो अगर हम सिर्फ सच का पर्दा अच्छी तरीके से खोल के लोगों को दिखा सकें अपनी पूरी बेस्ट एबिलिटी के साथ कि क्या, किस चीज़ ने क्या दिया है, कि कैसे मार्क्सिज्म, सोशलिज्म ने जस्ट जेनोसाइड आफ्टर जेनोसाइड आफ्टर जेनोसाइड, कंट्री आफ्टर कंट्री आफ्टर कंट्री दिया है. वेनेजुएला लाइव एग्जांपल है, आज वहाँ पे बुरे हालात हैं.
और जितनी भी कंट्रीज़ हैं, हांगकांग, सिंगापुर, जापान, कोरिया, बर्बाद, जर्मनी, बर्बाद हुई कंट्री निकल के ऊपर आ गई, क्योंकि उन्होंने मार्केट इकोनॉमी को एम्ब्रेस किया अच्छी तरीके से। यूएसए ने उनको हेल्प किया, ये भी अपने आप में एक बात है। ताइवान और चाइना ले लो यार, चाइना ने जब यही मार्केट पॉलिसीज़ अपनाई हैं 1980s में डेंग जाओपिंग के आने के बाद, तब उनकी तरक्की शुरू हुई है। उससे पहले वो लोग भूखे मर रहे थे, इंडिया से उनकी कम थी इकोनॉमी, सोचो। और वहीं ताइवान था, वो आज भी चाइना की पर कैपिटा इनकम ऑलमोस्ट $10,000 ईयर है, ठीक है। जापान की 50,000 प्लस है, सॉरी आई मीन ताइवान की, जो कि सेम रिपब्लिक ऑफ चाइना और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ठीक है। एक ही टाइम में एक ही तरीके से आज़ाद हुए थे, जस्ट उन्होंने आर्थिक पॉलिसीज़ डिफरेंट अपनाई। उनकी $50,000 प्लस है ईयर, ताइवान की बात कर रहा हूँ। और ताइवान के पास कौन से सुपर नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिस तरीके के चाइना के पास है। डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, एज मच एज जापान या किसी भी और साउथ कोरिया टाइप की। तो सच और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, हम सिर्फ सच अगर खोल के दिखा दें अपनी हिम्मत के साथ, लाइक जैसे कहते हैं ना कि ट्रूथ टू पावर, उस तरीके से सिर्फ, तो मुझे लगता है कि लोग समझदार इनफ है अपने फैसले लेने के लिए। और ये मेरी सोच होगी। मैं भी यहाँ पे एक बहुत ही छोटी सी और बड़ी नाकाम, या नाकाम नहीं, लेकिन नाकाम का तो डिसीजन अभी नहीं लिया जा सकता, लेकिन आई डोंट नो, शायद नॉट वेरी कॉम्पिटेंट कोशिश करता हूँ यहाँ पे। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए थैंक यू।